सन 1991 का वर्ष इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है। कुवैती रेगिस्तान की तपती रेत पर तनाव की लहरें दौड़ रही थीं जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत हुई। इस सैन्य अभियान ने न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को चुनौती दी, बल्कि इसके पीछे छुपी एक गहरी साजिश की आहट भी महसूस होने लगी। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, वैश्विक राजनीति और रणनीतिक हितों की जटिलता सामने आने लगी। युद्ध के समय की एक झलक मिलती है जब मेजर बेनेट मार्को अमेरिकी सेना की एक गश्ती का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ चिंतित सार्जेंट रेमंड शॉ भी मौजूद हैं। रात का समय है, वातावरण तनावपूर्ण है और हर कोई सतर्क है। अचानक दुश्मन बलों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस अप्रत्याशित हमले से सैनिकों की चुनौती और खतरा स्पष्ट रूप से सामने आता है। अचानक चारों ओर से हमला होने पर गश्ती दल में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की बौछार से हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए छिपने की कोशिश करता है। इस बीच मार्को स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बढ़ती अफरा तफरी में वह खुद भी चोटिल होकर बेहोश हो जाता है। माहौल में डर और अनिश्चितता फैल जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। अब युद्ध इतिहास बन चुका है और देश में शांति लौट आई है। मेजर मार्को एक सम्मानित नागरिक के रूप में अपने घर लौट आए हैं, जबकि रेमंड शॉ को पूरे देश में असली नायक के रूप में सराहा जा रहा है। रेमंड की वीरता और साहसिक कार्यों की चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि उसने अपने साथियों की जान बचाई थी। इस नई वास्तविकता में दोनों की भूमिकाएं समाज में अलग अलग रूप में स्थापित हो गई हैं। रेमंड शॉ को उनकी बहादुरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने 3 दिनों तक रेगिस्तान की भीषण आंधी में जीवित रहकर अपने साथियों की जान बचाई। इस अद्वितीय साहसिक कार्य ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतीक बना दिया। उनकी वीरता और समर्पण की कहानी पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई। मार्को की मुलाकात जब कॉर्पोरल मेल्विन से होती है तो उसके मन में संदेह की भावना घर करने लगती है। मेल्विन भी एक पूर्व सैनिक है, जिसे अजीब और परेशान कर देने वाले सपने आते हैं। ये सपने किसी याद की तरह वास्तविक महसूस होते हैं, जिनमें एक रहस्यमयी टैटू वाली महिला और एक प्रयोगशाला शामिल हैं। इन अनुभवों से दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनता है और मार्को को अपने ही अतीत पर सवाल उठने लगते हैं। मार्को शुरू में मेल्विन के डर को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि मेल्विन बेवजह घबरा रहा है, लेकिन तभी मेल्विन की फाइल से एक स्केच गिरता है जिसमें एक टैटू वाली महिला बनी होती है। इस चित्र को देखते ही मार्को के भीतर भी बेचैनी और शंका जाग उठती है। अब उसे भी महसूस होने लगता है कि शायद मेल्विन की चिंताएं वाजिब हैं और कुछ गंभीर बात छुपी हुई है। रेमंड शॉ का राजनीतिक उदय टेलीविजन पर पूरे देश में प्रसारित हो रहा है, जहां उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उनकी प्रभावशाली मां एलेनोर प्रेंटिस शॉ उनकी सबसे बड़ी समर्थक और प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आती हैं। देश इस समय भय और अनिश्चितता के माहौल से गुजर रहा है, जिससे जनता की निगाहें इस राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। रेमंड की उम्मीदवारी न केवल व्यक्तिगत महत्व रखती है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित करने वाली है। मार्को को शॉ की लगातार बढ़ती सफलता और उसके चारों ओर फैली हुई असाधारण परिपूर्णता पर गहरा संदेह होने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह सब महज संयोग नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। उसके मन में सवाल उठते हैं कि क्या शॉ की तरक्की के पीछे कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है। मार्को अब हर छोटी बड़ी घटना को नए नजरिए से देखने लगता है, मानो सब कुछ किसी बड़े खेल की बिसात पर चल रहा हो। मार्को अपने पुराने युद्ध साथी सैनिकों से संपर्क करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनमें से अधिकांश रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जा चुके हैं, जिनमें मेल्विन भी शामिल है। यह जानकारी मार्को को गहरी चिंता में डाल देती है। न्यूयॉर्क में मार्को को अपनी पीठ में एक धातु की चिप छिपी हुई मिलती है, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। यह खोज उसे अपने अतीत और इन रहस्यमय मौतों के बीच किसी गहरे संबंध की ओर संकेत देती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि जो डरावने सपने बार बार आ रहे थे, वे दरअसल मिटाई गई यादें हैं। इन यादों के पीछे छुपा सच सामने आने लगता है, जिससे पता चलता है कि साजिश जितनी सोची गई थी, उससे कहीं अधिक गहरी और खतरनाक है। हर खुलासा एक नई चिंता और रहस्य को जन्म देता है, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि इन एरेज्ड यादों के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है। वैज्ञानिक की मदद से मार्को को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है।
मंचूरियन ग्लोबल नामक एक शक्तिशाली कंपनी ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे लोगों की यादें मिटाई और नई यादें डाली जा सकती हैं। इसी तकनीक के जरिए मार्को और शॉ को स्लीपर एजेंट में बदल दिया गया है। इसका मतलब है कि वे बिना अपनी मर्जी के किसी के इशारे पर खतरनाक काम कर सकते हैं। यह खुलासा न केवल उनकी पहचान पर सवाल उठाता है बल्कि उनके भविष्य को भी अनिश्चित बना देता है। मार्को को गुप्त प्रयोगशाला की याद आती है जहां उस पर मानसिक दबाव डाला गया था। उसे यातना दी गई और बार बार यह सिखाया गया कि रेमंड शॉ एक नायक है। यह अनुभव दर्शाता है कि उनके दिमाग को कितनी गहराई से नियंत्रित और प्रभावित किया गया था। इस प्रक्रिया ने उनकी सोच और यादों को पूरी तरह बदल दिया, जिससे वे वास्तविकता और झूठ के बीच फर्क नहीं कर सके। अब असली मास्टरमाइंड के रूप में एलेनोर शॉ का नाम सामने आता है। वह रेमंड को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है और उसे कुछ खास शब्दों के जरिए अपने इशारों पर नियंत्रित करती है। एलेनोर की यह चालाकी उसे अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने में मदद करती है। रेमंड उसकी योजना का हिस्सा बनकर अनजाने में कई घटनाओं को अंजाम देता है। इस रहस्योद्घाटन से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। रेमंड अपनी मां के नियंत्रण में पूरी तरह से बंधा हुआ है। उसकी मानसिक प्रोग्रामिंग इतनी गहरी है कि वह न केवल सीनेटर थॉमस की हत्या करता है बल्कि अपनी प्रेमिका जोसलिन को भी मार देता है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि उसके ऊपर मानसिक नियंत्रण किस हद तक प्रभावी है। रेमंड की व्यक्तिगत इच्छाएं और भावनाएं पूरी तरह दबा दी जाती हैं, जिससे उसके कार्यों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह स्थिति मानव मन और बाहरी नियंत्रण के बीच संघर्ष को उजागर करती है। एलेनोर की अंतिम योजना राष्ट्रपति की हत्या करना थी, लेकिन इस बार रेमंड उसके नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। वह अपने आप को बलिदान करते हुए एलेनोर की साजिश को विफल कर देता है और राष्ट्रपति की जान बचा लेता है। रेमंड का यह साहसिक कदम न केवल उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक बनता है बल्कि एक बड़ी त्रासदी को भी टाल देता है। इस निर्णायक क्षण में वह अपने भीतर की शक्ति और नैतिकता को साबित करता है। जी, कहानी का समापन मंचूरियन ग्लोबल के पर्दाफाश के साथ होता है, जिससे शहीद सैनिकों को न्याय मिलता है। इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क है। यह संदेश हमें चेतावनी देता है कि विचारों और मानसिक नियंत्रण की शक्ति किसी भी भौतिक हथियार से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। अंततः यह कहानी हमें सतर्क रहने और अपने विवेक का उपयोग करने की प्रेरणा देती है।